नमस्कार, आप देख रहे हैं देश की बात। मैं हूं नगमा और आज हम बात करेंगे कि दिल्ली, मुंबई और कई इलाकों में आए दिन गैंग वॉर हो रहे हैं। क्या लोगों की जान इतनी सस्ती है? ये सवाल इसलिए कि कल ही रात मुंबई में एनसीपी के नेता बाबा सिद्दीकी की हत्या हो गई। इस हत्या के पीछे लॉरेंस बिश्नोई गैंग का नाम सामने आया है और एक फेसबुक पोस्ट में इसकी जिम्मेदारी भी ली गई है, जिसकी पुलिस अभी जांच कर रही है। आपको बता दें कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग का इसके अलावा कई और शूटआउट्स में सामने नाम आता रहा है। लॉरेंस बिश्नोई गुजरात की साबरमती जेल में है और वहीं से अपनी हरकतों को वो अंजाम देता है। इस पर हम विस्तार से बात करेंगे, लेकिन पहले बाबा सिद्दीकी हत्याकांड का अपडेट आपको दे देते हैं। तो बाबा सिद्दीकी की हत्या के मामले में अब तक 4 आरोपियों की पहचान हो गई है। शूटआउट में शामिल 2 आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं, जिनके पास से 28 जिंदा कारतूस मिले हैं। इनमें से एक आरोपी गुरमेल सिंह को मुंबई की किला कोर्ट ने 21 अक्टूबर तक पुलिस हिरासत में भेज दिया है। दूसरे आरोपी धर्मराज की उम्र क्या है, इसे लेकर सवाल बना हुआ है। खबरें आ रही हैं कि वो 17 साल का है। उसकी उम्र की जांच के लिए उसका टेस्ट होगा। इस टेस्ट को कहते हैं ऑसिफिकेशन टेस्ट, यानी कि हड्डियों की जांच। हड्डियों की जांच से उम्र का पता लगाया जा सकता है। ऑसिफिकेशन टेस्ट की रिपोर्ट आने तक धर्मराज मुंबई पुलिस की क्राइम ब्रांच की हिरासत में रहेगा और तीसरा आरोपी शिव कुमार, चौथा आरोपी जीशान अख्तर फरार हैं। जानकारी ये मिली है कि जीशान अख्तर 7 जून को पटियाला जेल से बाहर आया था। पुलिस सूत्रों के मुताबिक जेल में वो लॉरेंस बिश्नोई गैंग के गुर्गों से संपर्क में रहा और खास बात यह है कि 2 आरोपी धर्मराज और शिव कुमार उत्तर प्रदेश के बहराइच के एक ही गांव के हैं। इस पूरे मामले पर विस्तार से चर्चा करेंगे और इस पर भी बात कि गैंगस्टर पर लगाम कब लगेगी, जो आए दिन बड़ी बड़ी वारदात को अंजाम दे रहे हैं। लेकिन उससे पहले सुन लेते हैं कि गिरफ्तार आरोपियों के वकील ने आज की कोर्ट की कार्रवाई के बाद क्या कहा है। इसमें अभी पुलिस वालों ने उनको पुलिस कस्टडी के लिए आज प्रोड्यूस किया था। उसमें अक्यूज नंबर 1 जो है उसको 21 अक्टूबर तक रिमांड दिया हुआ है और अक्यूज नंबर 2 जो है इसको ऑसिफिकेशन टेस्ट के बाद उसको पुलिस कस्टडी के लिए बुला हुआ है। अभी इसमें दैट ऑसिफिकेशन टेस्ट विल डिटरमाइन द एज एंड देयर आफ्टर द पुलिस हैव टू प्रोड्यूस द अक्यूज्ड इन द कोर्ट। कल शाम 9 से 9:30 बजे के बीच में एक स्टेट मिनिस्टर श्री बाबा सिद्दीकी ये उनके ही बेटे के ऑफिस के बाहर जब आए तो उसी वक्त उन पर गोलीबारी की एक घटना निर्मल नगर पुलिस स्टेशन के एरिया में हुई है और तुरंत ही इसका इन्वेस्टिगेशन क्राइम ब्रांच को सौंपा गया है। इमीडिएटली एक्शन लेते हुए 2 एक्यूज को स्पॉट पे ही पकड़ने में सफलता उनको मिली है और इस ऑफेंस का भी इन्वेस्टिगेशन क्राइम ब्रांच की तरफ से हर एक एंगल से किया जा रहा है। दिल्ली और मुंबई दोनों ही जगह पर जानें कितनी सस्ती हो गई हैं और किस तरह से जो गैंग्स हैं वो खुलेआम एक्टिव हैं। आपको दिखाते हैं ग्राफिक के जरिए कि 2024 के ही अक्टूबर में अब ये जो अजीत पवार गुट के नेता सचिन कुर्मी की हत्या की गई थी। सितंबर 2024 में दिल्ली में जिम मालिक की गोली मारकर हत्या हुई, जिसमें भी गैंग का नाम आया। जुलाई 2024 में दिल्ली के जीटीबी अस्पताल में एक मरीज की हत्या की गई। मार्च 2024 में रोहतक में एक कारोबारी की हत्या हुई। फरवरी 2024 में शिवसेना नेता अभिषेक घोसालकर की फेसबुक लाइव करके हत्या हुई और मई 2023 में तिहाड़ जेल में टिल्लू ताजपुरिया की हत्या की गई। और इन सब में अलग अलग गैंग्स का ही हाथ सामने आया है। आपको और हमारे साथ इसमें जुड़ रहे हैं हमारे सहयोगी मुकेश सिंह सेंगर और इसके साथ साथ पारस दामा हैं हमारे साथ। सबसे पहले मैं और पूजा भारद्वाज भी जुड़ गई हैं मेरे साथ में। पूजा भी बाबा सिद्दीकी के घर पे हैं। पूजा, वहां से आपको क्या जानकारी इस वक्त मिल रही है, हो क्या रहा है वहां पे अभी?
नगमा, ये तस्वीरें मैं आपको दिखाना चाहूँगी। देखिए यहाँ पर किस संख्या में जो उन्हें चाहने वाले हैं, जो उन्हें जानने वाले हैं, यहाँ पर मौजूद हैं। खबर है कि 7 बजे जो उनका पार्थिव शरीर है यहाँ से निकाला जाएगा और करीब 8:30 बजे जो बड़ा कब्रिस्तान है मुंबई के मरीन लाइंस पर, वहाँ उन्हें सुपुर्द खाक किया जाएगा। लेकिन उससे पहले जो प्रेयर मीट यहाँ पर रखी गई है, कोशिश कर रहे हैं लोग बड़ी संख्या में पहुंचकर उन्हें एक बार देख सके, उनके परिवार से मिल सके। सलमान खान थोड़ी देर पहले ही निकले हैं, करीब आधे घंटे तक वो अंदर मौजूद रहे। उनकी बहन अर्पिता भी मौजूद थी, उनके साथ सोहेल खान उनके भाई थे और यूलिया जो करीबी दोस्त है सलमान की, वो भी यहाँ पर पहुंची थी। सलमान खान से नगमा को बता दें कि बहुत ही ज़्यादा उनकी करीबी रही है, पूरे परिवार के साथ ही करीबी रही है। हिट एंड रन मामले में आपको याद होगा किस तरह से वो कोर्ट पहुंचे थे सलमान खान की हाजिरी के समय और अपनी जो उपस्थिति उन्होंने दर्ज कराई थी। और लगातार इफ्तार पार्टियों में जिस तरह से सलमान आते थे, तो आम लोग भी समझते हैं कि कितनी करीबी उनकी सलमान खान के साथ रही थी। तो इसके पीछे की कहानी ये है कि सुनील दत्त, जिन्हें वो अपना मेंटोर मानते थे, कांग्रेस नेता, और उस समय उनके करीब वो इस तरह से थे कि उन्हें टिकट दिलाने में बांद्रा कॉन्स्टिट्यूएंसी से उनका एक बड़ा रोल रहा। बांद्रा वेस्ट से वो 3 बार विधायक रहे, 1999 में, 2004 में, 2009 में। तो उसे उन्हें अपना मेंटोर के तौर पर वो देखते थे। तो उनके बेटे संजय दत्त से बहुत ज़्यादा करीबी थी और संजय दत्त सलमान खान की करीबी बहुत ज़्यादा थी। वहाँ से जो बॉलीवुड कनेक्शन है उनका बढ़ता गया। हर इफ्तार पार्टी में उनका कनेक्शन इस तरह से माना जाता था कि सितारों के बीच की जो दूरियाँ हैं वो भी वो ख़त्म करते थे। 2013 में वो तस्वीरें आपने भी देखी होंगी जब सलमान शाहरुख एक साथ इफ्तार पार्टी में आए थे। 5 साल की उनके बीच की दूरी थी, उनके बीच की अनबन थी जो वो खत्म हुई थी। तो बॉलीवुड में उनकी मौजूदगी, उनकी राजनीति में स्पॉटलाइट उन्हें बड़े तौर पे दिलाती गई और जो राजनीति में उनकी पकड़ थी और जितने समय से वो राज्य मंत्री पोस्ट पर रहे, 3 बार लगातार विधायक रहे, तो इस तरह से बॉलीवुड में उनकी पैठ बनती गई और देखिए लगातार वो स्पॉटलाइट में रहे, खासतौर से बॉलीवुड कनेक्शन की वजह से। और आप देखें, वापस आऊंगी आपके पास। आपने बताया कि वहां पे तमाम लोग इस वक्त पहुंच रहे हैं और जो उनका कनेक्शन रहा बॉलीवुड के साथ, घनिष्ठता रही, वो राजनीति में उनकी पकड़। एक मुकेश हमारे साथ जुड़े हैं, मुकेश सिंह सेंगर। मुकेश, आपको ये जो जिस तरह से मर्डर हुआ उसमें गैंग्स के नाम सामने आ रहे हैं और गैंग लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने जिम्मेदारी ली है, ये तो इसकी क्या डिटेल्स मिली हैं? जांच पड़ताल कहां तक बढ़ी है इस पे? देखिए नगमा, ये सबसे पहले एनडीटीवी ने ही रिपोर्ट किया था कि इस पूरे शूटआउट के पीछे, इस पूरे हत्याकांड के पीछे लॉरेंस बिश्नोई गैंग हो सकता है। और आज सुबह होते होते और ये बात कंफर्म हो गई कि लॉरेंस बिश्नोई के ये शूटर हैं, क्योंकि जो शूटर थे उन्होंने खुद ये मान लिया कि वो लॉरेंस के लिए काम करते हैं और लॉरेंस के कहने पर ही मुंबई आए थे। तो जो मुंबई पुलिस है वो इस पूरे मामले की जांच को लगातार आगे बढ़ा रही है। जो 2 लोग पकड़े गए हैं, जिसमें धर्मराज और जो गुरमेल है, जो कि हरियाणा का रहने वाला है गुरमेल, इन दोनों से काफ़ी लंबी पूछताछ हुई है और इनके पूछताछ के बेसिस पर जो बाकी के 2 आरोपी हैं उनको आइडेंटिफाई किया गया है, जिसमें एक जिशान अख्तर है और दूसरा जो आरोपी है वो शिवा है। शिवा भी बहराइच का रहने वाला है। और सबसे बड़ी बात यह है कि शिवा और धर्मराज, ये दोनों इन दोनों का कोई क्रिमिनल बैकग्राउंड नहीं है पुराना, जबकि जो जिशान अख्तर है वो क्रिमिनल उसका बैकग्राउंड है। वो पटियाला की जेल में था कुछ दिन पहले और पटियाला की जेल में वो लॉरेंस के जो गैंग के लोग थे उनके संपर्क में आया और ऐसा लगता है कि जो पूरी कॉन्स्पिरेसी है ये पंजाब की जेलों से शुरू हुई और पंजाब की जेल से होते होते ये साबरमती जेल, जहां पर लॉरेंस बिश्नोई बंद है, इसके साथ में विदेश में जो उसके लोग बैठे हैं, गोल्डी बराड़ है, इसके साथ में रोहित गोदारा है, इसके साथ ही अनमोल बिश्नोई जो उसका भाई है, ये तीनों गैंगस्टर अमेरिका में हैं और ये पूरी कॉन्स्पिरेसी जेलों से होकर विदेश गई और वहाँ से फिर फरमान आया और उसके बाद जो 4 शूटर हैं इनको मुंबई भेजा गया। पिछले 1 महीने से मुंबई में थे और मुंबई के कुर्ला इलाके में एक मकान में किराए पर रह रहे थे। 14,000 रुपये किराया था उस मकान का और ये भी जानकारी मिली है कि सभी शूटरों को 50-50 हज़ार रुपये देने के लिए कहा गया था। यहाँ पर मैं आपको एक बात बताऊं कि जो लॉरेंस के लोग हैं, जो लॉरेंस के लिए लोग काम करते हैं, कई लोग ऐसे भी हैं कि जो बिना पैसे के उसके लिए काम करते हैं। खास तौर से कई युवा हैं, उनके अंदर इस तरह क्रेज है इस अपराध की दुनिया को लेकर, खास तौर से लॉरेंस के गैंग से जुड़ने को लेकर, कि वो बिना पैसे के लिए काम करते हैं। और नॉर्थ इंडिया में लॉरेंस बिश्नोई के करीब 700 शूटर हैं और ख़ास तौर पे जो शूटर हैं वो हरियाणा में, राजस्थान में, पंजाब में, इसके अलावा उत्तर प्रदेश में, दिल्ली और एनसीआर में, इन तमाम जगहों पर लॉरेंस के शूटर हैं जो कि उसके एक इशारे पर काम करने को तैयार रहते हैं। और ये बात किसी से छुपी नहीं है कि लॉरेंस पिछले 15 सालों से सलमान खान को मारने की फिराक में था। काला हिरण शिकार को लेकर उसके अंदर नाराज़गी थी और वो बार बार ये स्टेटमेंट देता रहता था कि वो सलमान खान को मारेगा।
रेडी फिल्म की शूटिंग के दौरान भी उसने सलमान खान को मारने की प्लानिंग की थी। इसके बाद उसके शूटर पनवेल आए, यहाँ पर करीब 20 दिन रहे, तब भी उसने कोशिश की। और अभी हाल में सलमान खान के घर के बाहर फायरिंग हुई, उस फायरिंग में जो शूटर पकड़े गए थे उसमें एक अनुस्थापन था जो मुंबई पुलिस की कस्टडी में मर गया था। और जो लॉरेंस के लोग थे उनकी तरफ से जानकारी आई थी कि मुंबई पुलिस की कस्टडी में उनका शूटर मरा है और वो इसका बदला ज़रूर लेंगे। तो कहीं ना कहीं बाबा सिद्दीकी को सलमान खान की जो दोस्ती थी बाबा सिद्दीकी से, तो ये दोस्ती महंगी पड़ी। और दूसरा जो शूटर मारा गया लॉरेंस बिश्नोई का, उसका बदला लेने के लिए इस तरह से हो सकता है कि इस पूरे हत्याकांड को अंजाम दिलवाया हो। जिस शख्स ने सोशल मीडिया पोस्ट डाला है उसका नाम शुभम लोंकर है, वो पुणे का रहने वाला है और जानकारी मिली है कि वो भी काफ़ी लंबे समय से लॉरेंस के गैंग से जुड़ा हुआ है। और लॉरेंस ने अपने सिंडिकेट को बड़ा करने के लिए उसके सोशल मीडिया पोस्ट से ये पूरा जो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी का पोस्ट कराया है, ये उसके पोस्ट से कराया ताकि महाराष्ट्र में उसका नाम बड़ा हो और उसका जो सिंडिकेट है वो महाराष्ट्र में खास तौर से बॉलीवुड में उसके सिंडिकेट की गहरी पैठ हो, जिससे लोग दहशत में आएँ, वो एक्सटॉर्शन मांगे और ख़ास तौर से सलमान के परिवार को भी दहशत में लाया जाए, क्योंकि सलमान खान को एक लंबे समय से मारने की फिराक में जो लॉरेंस बिश्नोई है वो घूम रहा है। जी, तो इससे एक जैसा आपने कहा कि खौफ भी बढ़ता है और तमाम लोग जो उसके निशाने पर रहे हैं उनके लिए भी खतरा बढ़ता है। पारस दामा भी हमारे साथ जुड़े हैं, आप सीपी दफ्तर पे मौजूद हैं। पारस, वहाँ पे जो पुलिस की जांच पड़ताल है उसमें क्या बातें साफ हुई हैं अब तक? नगमा, पुलिस की जांच लगातार कल रात 10:30 बजे से चल रही है, जब से इन 2 आरोपियों को इस पूरे मामले में गिरफ्तार किया गया था। उनसे पूछताछ लगातार जारी थी। इस पूरे मामले में कुछ ऐसी महत्वपूर्ण कड़ियां हैं जो कि जुड़ी हैं। सबसे पहले जो 2 फरार आरोपी थे उनकी शिनाख्त कर ली गई है। एक है शिवा, जो इन तीनों के साथ कुर्ला में जो फ्लैट इन्होंने रेंट पे लिया था उसमें साथी में रह रहा था। और एक और व्यक्ति इसमें जिसकी शिनाख्त कर ली गई है पुलिस द्वारा, वो है जीशान अख्तर। ये वही व्यक्ति है जो इस पूरे मामले का मास्टरमाइंड माना जा रहा है। इसी ने जो छोटी छोटी रेकीज थी, छोटी छोटी जो डिटेलिंग थी, वो सारी इन तीनों लोगों तक पहुंचाई थी। और उसके बाद इन तीनों को यही व्यक्ति था जिसने फायरिंग करने की जगह बताई थी और सारी डिटेलिंग इसी जीशान अख्तर ने ही बताई थी। ऐसे में मुंबई पुलिस की क्राइम ब्रांच ने तकरीबन 10 ऐसी टीमें गठित की हैं जो कि महाराष्ट्र के अलग अलग हिस्सों में इनको ढूंढ रही है। वहीं दिल्ली, उज्जैन और बाकी सारी जगहों पर भी इन दोनों व्यक्तियों को ढूंढा जा रहा है। ऐसे में शिवा के बारे में एक महत्वपूर्ण लीड सामने आई है। शिवा वो व्यक्ति है जिसने पहले फायरिंग की थी और जो 6 राउंड फायर किए थे बाबा सिद्दीकी पे, वो शिवा ने ही किए थे। वहीं एक और महत्वपूर्ण जानकारी इस पूरे मामले में सामने आई है कि 2 पिस्तौल जो है वो रिकवर की गई है इन दोनों व्यक्तियों से जो गिरफ्तार किए गए थे। और साथ ही साथ जिंदा 28 कारतूस भी बरामद किए गए हैं। ऐसे में अब मुंबई पुलिस की क्राइम ब्रांच लगातार इन 2 फरार आरोपियों को ढूंढने की कोशिश कर रही हैं और जो डॉट्स अभी तक मिसिंग हैं वो डॉट्स को जोड़ने की कोशिश कर रही हैं। क्योंकि जिस तरीके से इन दोनों की पूछताछ में ये बात सामने आई, इन दोनों आरोपियों ने ये दावा किया था कि वो लॉरेंस बिश्नोई गैंग के लिए काम करते हैं। और उसके बाद जैसे ही परतें खुलती गई, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं नगमा जो कि सामने लगातार आ रही हैं। ऐसे में आगे की जाँच जो है वो बेहद ज़्यादा महत्वपूर्ण होगी कि मुंबई की क्राइम ब्रांच जो है वो किस किस एंगल्स में जाँच कर रही है। क्योंकि बाबा सिद्दीकी को साल 2013 में एक और मामला सामने आया था जहां पे एसआरए बिल्डिंग को लेकर उनका एक दूसरे व्यक्ति से विवाद था। उस समय ये विवाद काफ़ी ज़्यादा चर्चा में रहा था। इस एंगल में भी लगातार मुंबई पुलिस की क्राइम ब्रांच जो है वो जांच कर रही है। लॉरेंस बिश्नोई एंगल में तो कर ही रही है और साथ ही साथ एक बिजनेस राइवलरी की बात भी सामने आ रही है। तो कोई भी एंगल जो है अभी तक मुंबई पुलिस की क्राइम ब्रांच ने रूल आउट नहीं किया है और कोई भी कोताही इस पूरे मामले में नहीं बरतना चाहते हैं। ऐसे में एक और चीज़ जो है वो पुलिस के हाथ लगी है। शिवा, जो कि इस पूरे मामले में जिसने बाबा सिद्दीकी को गोली मारी, वो किस तरीके से फरार हुआ। जब उसने गोली मारने के बाद वो तुरंत जो है रिक्शा पकड़ता है, कुर्ला स्टेशन जाता है। कुर्ला स्टेशन से वो हार्बर लाइन की ट्रेन पकड़ता है और पनवेल जाता है और वहाँ से एक्सप्रेस ट्रेन पकड़ के फरार हो जाता है। उसकी आखिरी लोकेशन जो है वो पनवेल बताई जा रही है और लगातार सीसीटीवी कैमरे पूरे मुंबई के ट्रैक किए जा रहे हैं। और इन 2 आरोपी जो कि एक शिवा है जो फरार है और दूसरा जीशान अख्तर, उन दोनों को खोजने की कोशिश की जा रही
है। मुंबई पुलिस लगातार कोशिश कर रही है कि कुछ भी कोताही ना हो और इन दोनों को जल्द से जल्द पकड़ लिया जाए। ऐसे में कोर्ट में आज दोनों आरोपियों को पेश किया गया। धर्मराज और दूसरे व्यक्ति जो थे उनको पेश किया गया। जब धर्मराज को पेश किया गया तब कोर्ट ने उनको पूछा कि आपकी उम्र क्या है, तो उन्होंने 17 साल बताई और उसके बाद कोर्ट ने जो सरकारी वकील थे उनसे आधार कार्ड मंगाया। अब आधार कार्ड इसी के लिए मंगवाया क्योंकि जुवेनाइल की तरह ट्रीट करना चाहिए या एडल्ट की तरह उसको ट्रीट करना चाहिए, इसी के लिए वो आधार कार्ड मंगवाया गया। जब आधार कार्ड मंगवाया गया तो ये बात सामने आई कि जो धर्मराज है उसका अपने आधार कार्ड और पैन कार्ड पे 19 साल लिखाया हुआ है। तो ऐसे में अब उसका ऑटिफिकेशन टेस्ट किया जाएगा, बोन ऑटिफिकेशन टेस्ट, जिससे ये पता चल पाएगा कि उसकी उम्र कितनी है। कोर्ट ने जो है जो दूसरे आरोपी हैं उसको 31 अक्टूबर तक पुलिस कस्टडी में भेज दिया है और धर्मराज की जब तक रिपोर्ट नहीं आती तब तक वो भी क्राइम ब्रांच की कस्टडी में रहेगा और मुंबई पुलिस की क्राइम ब्रांच लगातार अपनी जाँच आगे बढ़ाती रहेगी। नगमा जी, तो दो चीज़ें हैं, आप जैसा बता रहे हैं, दो आरोपी फरार हैं और ये जो उन्हें पेश किया गया जिसमें एक धर्मराज है, उसकी अभी जांच हो रही है कि उम्र जो है वो कितनी है। ऑसिफिकेशन टेस्ट यानी हड्डियों की जांच ये होगी इसके लिए बताने के लिए कि उम्र कितनी है उसकी। और इसके अलावा दो आरोपी जो हैं वो उनकी तलाश जो है वो जारी है। 7 जून को पटियाला जेल से बाहर आया था चौथा आरोपी ज़ीशान अख्तर। ये इस वक्त ब्रेकिंग न्यूज़ और एक्सक्लूसिव खबर हम आपको दिखा रहे हैं। ये जानकारी आई है कि बाबा सिद्दीकी मर्डर केस में चौथे आरोपी की एंट्री हो रही है और पंजाब के जालंधर का रहने वाला है ज़ीशान अख्तर और पंजाब में उस पर 4 केसेस दर्ज हैं। हमारे साथ मुकेश सिंह सेंगर मेरे सहयोगी जुड़े हैं जिन्होंने ये खबर दी है। मुकेश, ये एक नया एलिमेंट इसमें आया है, नया एंगल, एक चौथे इसमें आरोपी की भी अब एंट्री हो रही है। इसके क्या डिटेल्स हैं मुकेश? देखिए, मैंने पहले भी कहा था कि जो लॉरेंस के शूटर हैं या उसके सिंडिकेट के लोग हैं उनमें अधिकतर लोग जो हैं वो नॉर्थ इंडिया के हैं। पंजाब, उत्तर प्रदेश, दिल्ली और एनसीआर, इसके अलावा यूपी और हरियाणा, यहाँ के अधिकतर उसके शूटर या सिंडिकेट के लोग हैं। तो जो चौथा इसमें आरोपी है ज़ीशान अख्तर, उसके बारे में जांच में ये जानकारी मिली है कि वो पंजाब के जालंधर का रहने वाला है और काफ़ी लंबे समय तक वो पटियाला की जेल में रहा है। पटियाला की जेल में रहने के दौरान उसका संपर्क लॉरेंस बिश्नोई के लोगों से हो गया और ऐसा लग रहा है कि जो पूरी कॉन्स्पिरेसी है वो पंजाब की जेलों से शुरू हुई है। तो ज़ीशान अख्तर के बारे में जानकारी मिली है कि उस पर पंजाब में 7 मुकदमे दर्ज हैं और ये काफ़ी संगीन मामले हैं। उन मामलों में वो पटियाला की जेल में था, लेकिन जेल से बाहर आने के बाद वो बाबा सिद्दीकी की हत्याकांड की कॉन्स्पिरेसी में शामिल हो गया। जानकारी ये भी मिली है कि ज़ीशान अख्तर बाकी के 3 शूटरों को सारी जानकारियां मुहैया करा रहा था और इन 4 लोगों में जो मास्टरमाइंड था वो था ज़ीशान अख्तर, जो बाबा सिद्दीकी के बारे में सारी जानकारी दे रहा था। उनका मूवमेंट क्या है, लॉजिस्टिक कहाँ पर किस तरह से पहुँचाने हैं, बाकी की जो इन्फॉर्मेशन है वो क्या देनी है। तो ज़ीशान अख्तर का काफ़ी एक्टिव रोल है इस पूरे मामले में, लेकिन ज़ीशान अख्तर अभी अब्सकॉन्ड कर रहा है, भागा हुआ है, उसकी तलाश की जा रही है। वहीं ये भी जानकारी मिली है कि जो मध्य प्रदेश का उज्जैन है वहाँ से लॉरेंस बिश्नोई बड़े पैमाने पर कई बड़े मामलों के लिए हथियार मंगाता रहा है। तो वहाँ पर भी एक आरोपी की तलाश की जा रही है और मुंबई पुलिस की टीम इस समय उज्जैन में है, मध्य प्रदेश पुलिस के संपर्क में है। उज्जैन और ओंकारेश्वर, इन 2 इलाकों में लगातार जो मुंबई पुलिस की क्राइम ब्रांच है वो डेरा जमाए हुए है और एक आरोपी की वहाँ पर तलाश की जा रही है। इसका रोल हथियार मुहैया कराने में है या कुछ और है, इसको लेकर जांच चल रही है। लेकिन ऐसी जानकारी मिल रही है कि लॉरेंस आज के दौर में जो उसने कुछ हाल में बड़ी बड़ी घटनाएं कराई हैं उसमें वो उज्जैन से हथियार मंगा रहा था। तो एक जो हथियारों का एंगल है वो उज्जैन का है और इसीलिए जो क्राइम ब्रांच की टीम है मुंबई पुलिस की वो उज्जैन में है और वहाँ पर लगातार छापेमारी कर रही है। तो ज़ीशान अख्तर, जिसके बारे में कहा जा रहा है कि वो पंजाब का रहने वाला है, जालंधर का रहने वाला है और पटियाला की जेल में लॉरेंस के जो गुर्गे उनके संपर्क में आया, और दूसरा जो वेपन्स का एंगल है वो मध्य प्रदेश से जुड़ता हुआ दिखाई दे रहा है, जहां पर उज्जैन में मुंबई पुलिस की टीम लगातार छापेमारी कर रही है। कि 2 एंगल, 2 राज्य इसमें जुड़ गए। एक तो पंजाब के जेलों में शायद कॉन्स्पिरेसी की शुरुआत हुई और दूसरे जो हथियारों का एंगल है वो जुड़ रहा है उज्जैन से। आप हमारे साथ बने रहें मुकेश। इसमें एक और एंगल ये जुड़ता है कि हाल के दिनों में जो वारदातें हैं, गैंग्स की जो क्राइम अपराध की घटनाएं हैं वो बहुत बड़ी हैं, दिल्ली में भी और मुंबई में भी, और
इस कई गंभीर सवाल इससे खड़े होते हैं कि बाद एक वारदातें हो रही हैं दिल्ली और मुंबई में। अब आप देखें कि अजीत पवार गुट के नेता सचिन कुर्मी की भी हत्या हुई अक्टूबर 2024 में ही। सितंबर के महीने में दिल्ली में जिम मालिक की गोली मारकर हत्या की गई, जिसमें भी एक गैंग का नाम आया। जुलाई 2024 में दिल्ली में एक जीटीबी अस्पताल में मरीज की हत्या कर दी गई है अस्पताल के अंदर। और 2024 में मार्च में रोहतक में एक कारोबारी की हत्या हुई। फरवरी 2024 में शिवसेना नेता अभिषेक घोसालकर की हत्या हुई और ये फेसबुक लाइव करके हत्या की गई। 2023 मई में तिहाड़ जेल में टिल्लू ताजपुरिया की हत्या हुई। तो कई गैंग्स इसमें शामिल थे। बहुत सारे गैंग्स जो हैं वो एक्टिव हैं, खुलेआम एक्टिव हैं। मुकेश, देखिए बिल्कुल, अगर हम बात करें तो ऐसे बहुत सारे गैंगस्टर हैं जो लगातार जेलों से ऑपरेट कर रहे हैं, जिसमें सबसे बड़ा नाम है लॉरेंस बिश्नोई का। दिल्ली में नीरज बाबानिया है, हाशिम बाबा है, इसके अलावा कुछ और जो बड़े गैंगस्टर्स हैं, रोहित मुई है, उत्तर पूर्वी दिल्ली के कई सारे गैंगस्टर हैं, नासिर छेनू है, जो लगातार जेल से ऑपरेट कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो मॉडर्न जेलें हैं वहाँ पर भी ये मोबाइल का इस्तेमाल करते हैं और अलग अलग सोशल मीडिया ऐप पर ये बात करते हैं। जो इनके गुर्गे देश से बाहर हैं उनसे ये बात करते हैं, जो इनके शूटर्स हैं उनसे ये जेल में बैठकर बात करते हैं और पूरा सिंडिकेट जेल में बैठकर चला रहे हैं। जेल में बैठकर टारगेट किलिंग करवाते हैं। एक्सटॉर्शन का जो पूरा सिंडिकेट है वो जेल से ऑपरेट हो रहा है। तो सबसे बड़ा जो एक हम कहें ये जो जेलें हैं ये सबसे बड़ा अड्डा है इस तरह के बड़े सिंडिकेट का। और तमाम जो गैंगस्टर्स हैं वो जेल में बैठकर इस तरह की घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। अभी हाल ही में दिल्ली में जो पश्चिमी दिल्ली है वहाँ पर 2 शोरूमों के अंदर फायरिंग हुई थी और इसके साथ में एक बर्गर जो किंग है वहाँ पर फायरिंग हुई। और इस फायरिंग के पीछे जो हिमांशु भाऊ गैंगस्टर है ये देश के बाहर बैठा हुआ है, वहाँ से ये ऑपरेट करता है। और इस तरह से तमाम जो बड़े बड़े गैंगस्टर हैं वो या तो जेल से बैठकर या फिर विदेश में बैठकर वहाँ से ऑपरेट कर रहे हैं और बड़ी बड़ी घटनाओं को अंजाम दिलवा रहे हैं। होता क्या है कि पुलिस इनके जो गुर्गे हैं उनको पकड़ती है लेकिन इन तक नहीं पहुंच पाती है, क्योंकि या तो ये विदेश में है या फिर जेलों में है। और जो जेल में है उसको डर नहीं है, उसको लगता है कि अगर 4 मुकदमे हैं तो 4 और हो जाएंगे तो क्या फ़र्क पड़ेगा। तो कुल मिलाकर जेलों में जब तक मोबाइल के इस्तेमाल पर पाबंदी नहीं लगेगी तब तक ऐसी बड़ी घटनाएं होती रहेंगी। और ख़ास तौर से लॉरेंस जिस तरह से साबरमती जेल हो या कोई भी जेल हो वहाँ पर जिस तरह से मोबाइल का इस्तेमाल करता है और अपने गैंग को ऑपरेट कर रहा है, ये अपने आप में बड़ी चुनौती है। आखिर इस पर कैसे लगाम लगाई जाएगी इसको लेकर जो तमाम जेल प्रशासन के लोग हैं उनको सोचना होगा। जेल प्रशासन के लोगों की सोचने की ज़रूरत है। बड़ा सवाल है जेलों में सुरक्षा व्यवस्था का, जेलों में मोबाइल फ़ोन्स के इस्तेमाल को लेकर कि कैसे बड़े बड़े गैंगस्टर्स जो जेल में बंद हैं वो वहाँ से अपना सिंडिकेट चला रहे हैं, वहाँ से हत्याओं को अंजाम दे रहे हैं। बाबा सिद्दीकी के मर्डर से कानून व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े हुए हैं। ऐसे हालात में नेताओं का क्या कहना है, आपको सुनाते हैं। देखिए ऐसा है, कोई भी अपराध होता है, आपराधिक घटना घटती है तो निश्चित तौर पर वो पुलिस के लिए एक चैलेंज होता है, कानून के लिए चैलेंज होता है, सरकार के लिए चैलेंज होता है। लेकिन उसे घटना के आधार पर कहना कि पूरा कानून और व्यवस्था कोलैप्स हो गई है, मुझे लगता है ये निष्कर्ष निकालना थोड़ी ज्यादती है। और जो लोग फडणवीस जी से इस्तीफा मांग रहे हैं मैं उनसे यही पूछना चाहता हूँ कि आप फडणवीस जी की जगह बैठ जाइए और आप गारंटी दे दीजिए कि फिर कभी गोली नहीं चलेगी दुबई को। अपराधी हैं, खतरनाक हैं। इन अपराधियों से निपटने के लिए आपको संकल्प लेना पड़ेगा और ऐसे हादसों के समय राजनीति नहीं की जाती। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण ऐसी घटना घटी है। बाबा सिद्दीकी जी हमारे विधिमंडल के इसके पहले हम साथ काम कर चुके हैं और ऐसे व्यक्ति का चले जाना ये बहुत ही दुखनीय है और जिस परिस्थिति में उनकी मौत हुई है वो बहुत ही दुखनीय है और सरकार इसके ऊपर गंभीर एक्शन लेगी, इसका मुझे पूरा विश्वास है। कानूनी प्रक्रिया चालू है, लॉ इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी जो पुलिस है वो अपना काम कर रही है, उनके ऊपर दबाव डालना सही नहीं रहेगा। बाबा सिद्दीकी की हत्या के बाद से कानून व्यवस्था पर सवाल उठ रहे हैं, एक्टिव गैंग्स पर सवाल उठ रहे हैं और साथ ही सुरक्षा व्यवस्था पर। और ये कि एक दूसरी पार्टी के नेता आरोप प्रत्यारोप की शुरुआत भी हो चुकी है। विपक्ष ये सवाल पूछ रहा है कि सुरक्षा व्यवस्था इतनी बदहाल क्यों है। आइए सुनते हैं पृथ्वीराज चौहान को और वर्षा गायकवाड़ को। क्या हम 90 के दशक में जिस तरह से हादसे महाराष्ट्र में हो रहे थे उस दौर की ओर हम जा रहे हैं? जिस तरह से पुलिस प्रशासन चलाया जा रहा है, महाराष्ट्र
मुंबई एकमात्र सिटी है पूरे देश में जहाँ दो पुलिस कमिश्नर है। एक मुख्यमंत्री का फेवरेट कमिश्नर है, एक गृह मंत्री का फेवरेट कमिश्नर है। किसकी यहाँ चलती है? मैं समझता हूँ कि महाराष्ट्र की कानून व्यवस्था स्थिति बद से बदतर हो चुकी है। किसी न किसी को इस घटना की जिम्मेदारी, राजनीतिक जिम्मेदारी स्वीकार करनी पड़ेगी, लेकिन मैं नहीं समझता कि सरकार कोई जिम्मेदारी स्वीकार करेगी। जिस व्यक्ति को वाय सिक्योरिटी होती है उस व्यक्ति को गोली मारी जाती है, वो भी बीच सड़क में, मुंबई जैसे शहर में। तो कहीं ना कहीं ये सवाल तो पैदा होता है कि अगर सत्ताधारी पक्ष के लोगों को सुरक्षा नहीं है तो विपक्ष की बात क्या है, आम जनता की बात क्या करेंगे आप? तो मेरा सबसे बड़ा ये कहना है, सबसे पहले तो नैतिकता लेके उप मुख्यमंत्री महोदय ने खुद राजीनामा देना चाहिए। अगर वो नहीं देते हैं तो मुख्यमंत्री ने और केंद्रीय मंत्रियों ने उनसे राजीनामा ले लेना चाहिए, क्योंकि महाराष्ट्र की कायदा सुव्यवस्था का जो आज अवस्था है वो कहीं ना कहीं सबके कंसर्न की बात है। और इसीलिए मेरा कहना है कि आपको राजीनामा देना चाहिए। जिस तरह से आपने कायदा सुव्यवस्था के झंडोड़े निकाले हैं वो सबसे बड़ी गलत बात हो रही है, और महाराष्ट्र में कभी ऐसा नहीं था। महाराष्ट्र चुनाव की गहमा गहमी के बीच दशहरे के दिन शनिवार देर रात को मुंबई के बांद्रा इलाके में एनसीपी नेता बाबा सिद्दीकी पर फायरिंग की जानकारी सबसे पहले एनडीटीवी ने दर्शकों को दी। सबसे पहले एनडीटीवी इंडिया ने आपको बताया कि दोनों पकड़े गए आरोपियों ने ये बात कही है कि वे लॉरेंस बिश्नोई गैंग में शामिल हैं। इस मामले में एनडीटीवी इंडिया ने सबसे पहले आपको ये भी जानकारी दी कि बाबा सिद्दीकी को मारने के लिए 2 लाख से ज्यादा की सुपारी दी गई थी। 15 दिन पहले बाबा सिद्दीकी को एक अज्ञात शख्स ने जान से मारने की धमकी दी थी। क्या वक्त रहते इस चेतावनी को गंभीरता से नहीं ली गई और आज ये हकीकत बन गई? आपने ये खबर सबसे पहले एनडीटीवी पर देखी।